हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया था उसमें अगले कड़ी में हम लोग आज देखेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB को। दो बैंक इंटरनेशनल लेवल पर जिसे हम लोग को समझना चाहिए, ये आपके पीटी को और मेंस को दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया। ये दोनों बैंक इम्पॉर्टेंट हैं इस बार के लिए। क्यों इम्पोर्टेंस रखेंगे कि ध्यान से समझिएगा, इस दोनों बैंक का जो प्रपोजल था वो चाइना के द्वारा रखा गया था। ये हो क्या रहा था विश्व में कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक काम कर रही थी या एशियन डेवलपमेंट बैंक आ चुकी थी, उसके बावजूद चाइना को या एशियन देशों को ऐसा लगा, जिसमें चाइना को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात से होती थी कि जब वो डेवलपमेंट का जो वो पेस चाहता था, जो वो स्पीड चाहता था, उस स्पीड को बरकरार रखने में आपका IMF या वर्ल्ड बैंक के द्वारा फुल्ली सपोर्ट नहीं किया जा रहा था या ADB के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, जिसका कारण था कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज के या कहो कि अमेरिका के डोमिनेशन में चल रही थी। और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि एशियाई कंट्री उसके टक्कर की या वो डेवलप तेजी से करे या ज़्यादा डेवलप कर जाए। तो हर जगह जो डेवलपमेंट का पेस होना चाहिए, उस पेस को बनने में काफ़ी हडल्स आ रही थी, जिसके कारण चाइना ने प्रपोजल दिया। सबसे पहला प्रपोजल उसका आया न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात अगर करें तो ब्रिक्स जो एक समूह था, एक संगठन है हमारा ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। इन 6 कंट्री का एक संगठन है जो ब्रिक्स कहलाता है। तो ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर होने के कारण चाइना के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि क्यों ना ब्रिक्स कंट्रियों के द्वारा एक बैंक डेवलप किया जाए, और वो बैंक मेनली काम इस पर करे कि इन सभी देशों के डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद करे। तो चाइना के प्रपोजल पर ब्रिक्स कंट्रियों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग शॉर्ट में NDB कहते हैं, NDB का गठन किया गया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2014 में किया गया। और इसका हेडक्वार्टर चूंकि चाइना के द्वारा प्रपोज था, चाइना का ही एक परिकल्पना था, तो चाइना के ही शंघाई शहर में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। टोटल जो स्टार्टिंग था इसका, तो स्टार्टिंग कैपिटल जो था वो था $100 बिलियन। $100 बिलियन से ये बैंक स्टार्ट हुआ, जिसमें 41 बिलियन चाइना के द्वारा, इंडिया, रसिया, ब्राजील के द्वारा 18 बिलियन एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा 5 बिलियन दिया गया। और एक $100 बिलियन के साथ इस बैंक को शुरू किया गया। छोटा ही था, बट ये बैंक कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक को चैलेंज करने के लिए ही खोला गया था कि हम अपना डेवलपमेंट खुद करेंगे, और इसके लिए उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया। ऐसा नहीं था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगर मेंबरशिप पर बात करें तो ये कहीं पर भी ये बंधा हुआ नहीं था कि केवल ब्रिक्स ही इसके मेंबर रहेंगे, और अदर कंट्रियों के लिए भी मेंबरशिप संभव है। उसके लिए क्या कहा गया, कंडीशन रखा गया कि जब तक 5 में से 4 देश अगर उस पर सहमति जताता है तो ही कोई और देश इसका मेंबर बन सकता है। यानी आपको एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर बनने के लिए कोई और देश एलिजिबल है या नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। जवाब है हाँ, क्योंकि अगर 5 में 4 कंट्री उस पर अपना कंसेंट दे देती है तो उस देश को भी इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनाया जा सकता है। इस बैंक का जो सबसे मेन मोटो था वो था वन नेशन वन वोट। ध्यान से समझना कि जो IMF का बात करें या हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वहां पर नेशन पर वोट नहीं होता है। वहां पे होता है कि आपका कैपिटल कितना वहां पर जमा है और उस कैपिटल के रेशियो में आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है। यहां पर यह बात नहीं थी, जबकि सभी के कैपिटल अलग अलग थे। चाइना $41 बिलियन के साथ, मतलब कह सकते हो कि $41 बिलियन के साथ वो स्टेक होल्डर था, जबकि इंडिया, रसिया, ब्राजील या कहो साउथ अफ्रीका केवल $5 बिलियन के साथ वहां का स्टेक होल्डर है। बट इस बैंक का जो
प्रिंसिपल है वो है कि वन नेशन वन वोट पर ये काम करता है। उसके बाद इस पे और इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको मेंस में क्वेश्चन भी लिखने को आ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से चीन के प्रपोजल से ही ये बैंक बना और चीन को अपने डेवलपमेंट में पेश लाने के लिए इन बैंकों की आवश्यकता हुई और बैंक खुले, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी संभव हो सकता था कि जिस समस्या से ग्रसित आईएमएफ था या वर्ल्ड बैंक था, जिस प्रकार हम लोग कहते हैं बार बार कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो है वो अमेरिकन डोमिनेशन के अंदर काम कर रहा था, जिस कारण से बाकी कंट्रियों को समस्या हो रही थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भी चाइना के अधीन काम करना शुरू कर जाए, क्योंकि चाइना के प्रपोजल से है, चाइना इसके मैक्सिमम स्टेक होल्डर हैं, इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। तो ऐसा भी समय आ सकता है, या आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप एनालिसिस करो, आप किस प्रकार देखते हो कि क्या ये बैंक कहीं ना कहीं चाइना के डोमिनेशन के अंदर काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसको देखते हुए कि ऐसी संभावना बन सकती है कि कहीं ना कहीं एनडीबी भी चाइना प्रभुत्व के अंदर काम कर जाए, इस संभावना को आप नकार नहीं सकते हैं। तो ऐसे को रोकने के लिए इसमें कहा गया कि जो चेयरमैन का पोस्ट था न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जो चेयरमैन का पोस्ट था, उस चेयरमैन के पोस्ट को 6 साल के लिए पहला भारत के पास रहेगा और 6 साल के बाद फिर अगला 5-5 साल के लिए वो ब्राजील के पास और फिर 5 साल के लिए रसिया के पास रहेगी। इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि जिसमें फर्स्ट 6 ईयर द चेयरमैनशिप विल बी होल्ड बाय इंडिया और आफ्टर दैट 5 ईयर का जो टेन्यूर होगा वो होगा ब्राजील और रसिया का, ताकि इस पे चीनी डोमिनेशन को हम लोग कम से कम इस संभावना को रख सके, इसे मिनिमाइज कर सके। जैसे आज के डेट में अगर बात करें तो भारत के केवी कामत जी चेयरमैन हैं आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि केवी कामत जो है वो एनडीबी के चेयरमैन पर अब भी मौजूद हैं। और इसके बाद जो अगला चेयरमैनशिप होगा वो 5 सालों के लिए ब्राजील के पास होगा, उसके बाद अगले 5 साल के लिए वो रसिया का होगा। दूसरे देशों को इसमें शामिल करने का जो कंडीशन था वो तो सिंपल सा था कि 5 में 4 कंट्री अगर उसे कंसेंट देती है तो उस देश को भी शामिल करेंगे, लेकिन इसमें कंडीशन और रखी गई है कि कितने भी देशों को आप शामिल कर लो, जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका स्टेक होल्डिंग की जो कैपेसिटी हो वो 55% से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई और भी देश इसमें आए तो वो भी अपना पैसा इस पर लगा सकते हैं। कंडीशन ये रहेगा कि ब्रिक समूह का जो स्टेक होल्डिंग होगा वो 55% से कम नहीं होना चाहिए। तो एक चाइनीज प्रपोजल के बाद आपको एक न्यू डेवलपमेंट बैंक मिला, और दूसरा जो बैंक का चाइना ने प्रपोजल दिया था 2013 में ही दिया गया था उनके राष्ट्रपति के द्वारा। 2013 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, जिसके एस्टेब्लिशमेंट पर आईएमएफ ने भी, वर्ल्ड बैंक ने भी, सभी ने कमेंट किया था। क्यों कमेंट किया गया था कि ये सीधा सीधी बताया गया था कि राइवल फॉर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी होगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक का राइवलिटी में इस बैंक को खड़ा किया गया। क्यों खड़ा किया गया? कारण तो वही था कि चाइना को अपना पेस चाहिए, चाइना को अपने डेवलपमेंट के लिए उसे बैंकों से लगातार, आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं इस दोनों बैंक पर यूएसए का एक तरीके से कह सकते हैं अधिकार बना हुआ है, और एडीबी पर जापान का अधिकार बना हुआ, जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जब भी एडीबी के चेयरमैन होते हैं वो जनरली जापानी ही होते हैं। तो रसिया को अपने प्रोग्रेस के लिए एक ऐसे बैंक की आवश्यकता थी जो उसे लोन प्रोवाइड कर सके, जिसके पास कैपिटल हो। तो रसिया के 2013 के प्रपोजल के बाद 2015 के जून में इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था, जो ऑपरेट करना 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया। इसका हेडक्वार्टर भी चाइना के बीजिंग शहर में है। जिस समय ये स्टार्ट हुआ था उस समय इसके पास टोटल 31 मेंबर्स थे, जिसमें उसके पास 31 मेंबर्स थे, जो आज के डेट में अगर बात करें तो 103 हो चुके हैं। बहुत तेजी से इसके मेंबरशिप बढ़ते चले गए। चाहे आप एग्जाम्पल में लो ऑस्ट्रेलिया को लो, चाहे आप यूरोपियन कंट्री को लो,
आप जापान को लो, बहुत सारी कंट्रियों, सभी कंट्रियों ने इस पर अपना इन्वेस्ट करना या अपना इंटरेस्ट इस बैंक के प्रति दिखाया। क्यों दिखाया? कारण आपको और डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के क्लास को देखेंगे कि क्यों और अदर कंट्रियां आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मुंह मोड़कर रीजनल बैंकों की ओर अपना रुख रखी। कारण था बहुत सिंपल सा कि आपको यहां पर इस एआईआईबी के बैंक के अंदर अप्रूवल मिला 103 देशों का। कहा जाता है इसमें कि इसके जो लेंडिंग कैपिटल रेशियो है, मतलब क्या होता है कि जब आप लोन लेने गए बैंक में तो बैंक पूछती है कि आप अपना कितना पैसा बैंक में रखे हो, और जितना पैसा आपका बैंक में है उसी के रेशियो में आपको लोन मिलता है। बट इस बैंक का जो सबसे बड़ा खासियत था कि आपकी लेंडिंग जो कैपेसिटी होगी वो आपके कैपिटल, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा उसके मुकाबले 100 to 175% ज्यादा तक आप लोन ले सकते हैं। मतलब अगर आप बैंक में 100 रुपया जमा किए हैं तो आप 200 रुपया तक का भी लोन ले सकते हैं और 275 तक का भी लोन ले सकते हैं। जो डिफरेंस था वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से, आईएमएफ में आपके द्वारा जितना कैपिटल जमा किया जाता है उसी कैपिटल के रेशियो में उससे कम ही आपको लोन मिलेगा। बट इस केस में क्या था कि आपको 100 to 175% मोर देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल के लोन मिल सकता था। तो ये बैंक का जो स्थापना हुआ इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि एशियन कंट्रियों में डेवलपमेंट को और तेजी से बढ़ाएं। और कहीं ना कहीं आपको ये एक चुनौती है कि ये एनडीबी हो चाहे एआईआईबी हो, ये दो बैंक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के राइवलिटी में खड़ी की गई है, एडीबी के भी राइवलिटी में खड़ी की गई है। तो किस प्रकार ये काम करती है, क्या डिफरेंसेज है, आपका जो क्वेश्चन बन सकता है मेंस में। अगर बात करें हम इंडिया को लेकर तो इंडिया अगेन फाउंडिंग मेंबर में था। इंडिया जो था आपका इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो आपसे ये क्वेश्चन या तो इंडिया के रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि इस दोनों बैंकों पर पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि जिस बीमारी से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ग्रसित है, क्या आगे भविष्य में ऐसी संभावना क्यों नहीं बन सकती है कि ये दोनों बैंक भी उसी बीमारी से ग्रसित हो जाए। मींस जैसे अगर हम आज कहते हैं कि आईएमएफ और डब्ल्यूबी पर यूएसए का प्रभुत्व है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आगे हो सकता है कि एनडीबी पर या एआईआईबी पर भी चाइना का प्रभुत्व हो। तो इसे आप एक्सप्लेन करो। दूसरा है कि इंडिया का क्या रोल है एनडीबी के फाउंडेशन में या एआईआईबी के फाउंडेशन में, ये आप एक्सप्लेन करो। या आपको ये एक्सप्लेन करने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आप डिफरेंसेज को क्लियर करो कि क्या डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक में, एडीबी में और आपके इस दोनों बैंकों में। तो आपको मेंस में इसके लिए क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पीटी में इससे क्वेश्चन लगातार डायरेक्ट आते हैं, आपको यह भी जानना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ को। थैंक यू।